welcome to our channel. Today we are going to discuss about our new topic, that is endotracheal intubation. Let's begin the class. एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मोस्ट कॉमनली हम सब देखते हैं कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो इमरजेंसी कंडीशन, कैजुअलिटी के अंदर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी बहुत कॉमन ये प्रोसीजर है जो कि पेशेंट को एनेस्थीसिया के दौरान और जब भी पेशेंट कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन में आता है उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को एयरवे को मेंटेन करने के लिए, एयरवे को एस्टेब्लिश करने के लिए नॉर्मली सबसे कॉमनली जो प्रोसीजर काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। इस एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के अंदर क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसको एयरवे के अंदर इंट्रोड्यूस करके एयरवे मेंटेन किया जाता है उसके बाद, ताकि पेशेंट है वो रेस्पिरेशन है वो इजीली कर पाए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। फर्स्ट वन, endotracheal intubation is performed to establish and maintain a patent airway, facilitate oxygenation and ventilation, reduce the risk of aspiration। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर हमसे ये कहना चाह रहा है, देखिए फर्स्ट वन, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज परफॉर्म टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ए पेटेंट एयरवे। जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो क्यों किया जा रहा है, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ए पेटेंट एयरवे। पेटेंट एयरवे का मतलब है एक क्लियर एयरवे जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, उस एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है जिसको ट्रेकिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि एक पेटेंट एयरवे एस्टेब्लिश हो चुका है, ताकि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बीच में यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, पेशेंट का जो एयरवे है वो पेटेंट है। साथ के साथ क्या इसका मेन पर्पज क्या है, टू फैसिलिटेट द ऑक्सीजनेशन, ताकि पेशेंट है उसको रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल हो सके, उसकी जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, जो भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आई हैं, चाहे वो किसी भी ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से आई होगी, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से आई होगी, या ड्यूरिंग एनेस्थीसिया हमने इंड्यूस की है वो डिफिकल्टी इंड्यूस क्यों हुई, क्योंकि एनेस्थीसिया के दौरान क्या करते हैं, मसल्स रिलैक्सेशन करते हैं, और मसल्स रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं कौन कौन सी, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रामेटिक मसल्स, ये दोनों क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट है वो अपने आप से ब्रीथ नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट का एयरवे उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, पेटेंट एयरवे मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। साथ के साथ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से क्या होता है, जो ऑक्सीजनेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, एंड ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन को इम्प्रूव करता है। साथ के साथ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से क्या होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने से क्या हो रहा है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है वो भी कम हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करने के बाद ट्यूब के अंदर जो बैलून होता है, ठीक है, कप्ड जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर जो बैलून है उस बैलून को क्या कर दिया गया, फुला दिया गया, और इस बैलून को फुलाने के बाद क्या हुआ, ये बैलून ट्रेकिया का जितना डायमीटर है उतनी इसकी विड्थ होती है, और ये उतना फूला हुआ रहता है। तो जिससे क्या होगा, अब कोई भी सिक्रेशन अगर आते हैं तो वो सारे सिक्रेशन जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे, और हम क्या कर सकते हैं, उसको सक्शन कर सकते हैं, नीचे जाकर के वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कलेक्ट नहीं होंगे। तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से क्या कर सकते हैं, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज अ प्लेसमेंट ऑफ ए स्पेशल ट्यूब इन द ट्रेकिया। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में क्या होता है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के अंदर क्या होता है, एक प्लेसमेंट होता है, एक स्पेशल ट्यूब, एक स्पेशल टाइप की ट्यूब होती है जिसको क्या कहाँ प्लेस किया जाता है, ट्रेकिया के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म ओनली बाय द फिजिशियन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एडवांस प्रैक्टिस नर्स एंड क्रिटिकल केयर नर्स। ये जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो काफ़ी क्रिटिकल प्रोसीजर है, ठीक है, इंजरी होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए, इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रॉमा से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो प्रोसीजर है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो स्पेशली ट्रेंड जो पर्सन होते हैं, जैसे कि फिजिशियन होते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, एडवांस प्रैक्टिस नर्स होती हैं, क्रिटिकल केयर नर्सेज होती हैं, वो सब इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नॉर्मली रूटीन प्रोसीजर के अंदर इसको इतना जल्दी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो भी न्यू बिगिनर्स होते हैं वो इसको इतना जल्दी इसको परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये एक स्पेशल टेस्ट सेटिंग के अंदर ही इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वन है, नाउ डेज द वीडियो लेरिंगोस्कोपी इज अट्रैक्ट मोर इन न्यू स्पेशलिस्ट टू न्यू स्पेशलिस्ट। आज के टाइम में
एक वीडियो लेरिंगोस्कोपी प्रोसीजर है। इसके अंदर जब ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर जो लेरिंगोस्कोप यूज करते हैं उसके ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई रहती है, वो डायरेक्टली आपको अंदर का पूरा विजुअलाइजेशन देती है, प्रॉपर और कंप्लीट विजुअलाइजेशन देती है। तो वो जो वीडियो लेरिंगोस्कोपी है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट वन, इंडिकेशन की कौन कौन सी कंडीशन के अंदर कौन कौन सी कंडीशन के अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो किया जाता है। तो फर्स्ट वन है टू सिक्योर द एयरवे, एयरवे को सिक्योर करने के लिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो किया जाता है। एयरवे सिक्योर करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, कोई ट्रॉमा होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ कोई ट्रॉमा हो गया, चेस्ट के अंदर कोई ट्रॉमा हो गया, एब्डोमेन में कोई ट्रॉमा है, साथ हो सकता है पेशेंट को हेड ट्रॉमा हुआ हो, हेड इंजरी हुई हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन के अंदर प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेते हैं। तो वेंटिलेटर पे पेशेंट को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एयरवे को सिक्योर करना पड़ेगा। एयरवे सिक्योर करेंगे तो क्या करेंगे, एयरवे सिक्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। एक जो ट्यूब होती है स्पेशल टाइप की, उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेकिया में इंसर्ट करके वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है टू सप्लाई द ऑक्सीजन। जब पेशेंट ब्रीथिंग डिफिकल्टी के अंदर है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करके पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है, डायफ्रागमेटिक मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स हैं, उनको क्या हो जाता है, पैरालिसिस कर दिया जाता है या उनको एनेस्थेटाइज, वो मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और रिलैक्स होने की वजह से वो मसल्स क्या होती है, अपना फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाती और पेशेंट है वो सांस लेने में अनेबल होता है। तो उस कंडीशन के अंदर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया क्या किया जाता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट की जाती है और पेशेंट के एयरवे को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट वन है इन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इन केस ऑफ सीपीआर। जब कोई कार्डियक अरेस्ट का केस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट, उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट के एयरवे को एस्टेब्लिश करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए और एस्पिरेशन के रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के दौरान क्या करते हैं, हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन है इन वेंटिलेटर थेरेपी इन आईसीयू। और वेंटिलेटर थेरेपी, जब भी किसी पेशेंट को क्रिटिकल केयर के अंदर वेंटिलेटर थेरेपी दी जाती है तो उस कंडीशन के अंदर वेंटिलेटर से जब भी पेशेंट को रेस्पिरेशन दिया जाता है, वेंटिलेशन किया जाता है वेंटिलेटर की, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। आई होप मेरे द्वारा जो भी क्लासेज दी जा रही हैं, जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। और अब तक की क्लासों में जो कुछ भी आपको अगर समझ में आया है, नहीं आया, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस कंडीशन के अंदर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैं उस आपके डाउट का क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वन है असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। मान लीजिए आपने सारे इंडिकेशन पढ़ लिए, डेफिनेशन हो गई, हमारी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, पेशेंट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, पेशेंट को हमें क्या करना है, असिस्ट करना है कि लेरी भी जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए पेशेंट की कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए ही हम पेशेंट के अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का जो प्रोसीजर उसको परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन है, देखिए आइए देखते हैं, बिफोर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन द पेशेंट एयरवे शुड बी असिस्ट। पेशेंट, जब भी आप पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने जा रहे हो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होगा, पेशेंट के एयरवे को क्या करना होगा, असिस्ट करना है। सबसे पहले आप पेशेंट के एयरवे को असिस्ट कीजिए कि पेशेंट का एयरवे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो इस असेसमेंट को सिंप्लीफाई रूप में डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक मैनोमिक तैयार किया गया है। वो मैनोमिक है लेमन, LEMMON, लेमन। मैनोमिक कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डिफिकल्टी ऑफ इंट्यूबेशन। जो भी इंट्यूबेशन है उसके अंदर अगर कोई डिफिकल्टी है, उस डिफिकल्टी को डिटरमाइन करने के लिए एक मैनोमिक तैयार किया गया है, ठीक है, उसका नाम है लेमन। तो आइए वन बाय वन हम इस लेमन को पूरा डेरिवेटिवली स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन एल का मतलब है, लेमन का फर्स्ट लेटर लिया गया, फर्स्ट वन है एन। एल इज इक्वल टू लुक एक्सटर्नली। लुक एक्सटर्नली, बाहर से देख के हमें पता लगाना है कि पेशेंट का एयरवे वो डिफिकल्ट है या नॉर्मल है। तो अब हमें क्या देखना है पेशेंट के अंदर, देखिए क्या पेशेंट की नेक वो शॉर्ट नेक है, ये देखना है। अगर पेशेंट की नेक शॉर्ट है तो डेफिनेटली वो डिफिकल्ट एयरवे होगा। नेक्स्ट वन है प्रोमिनेंट इंसाइजर। क्या पेशेंट के जो इंसाइजर टीथ हैं वो बड़े हैं, ठीक है, उसकी वजह से उस कंडीशन के अंदर भी हमको ट्यूब प्लेस करने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट वन है ब्रोकन टीथ। कोई दांत है वो हिल रहा है, टूटा हुआ है, उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या कर सकते, उसको वो भी हमारे लिए एक डिफिकल्टी कॉज करेगी, क्योंकि जैसे ही आप इंट्यूबेशन करोगे तो आप क्या करोगे, जो इमेज में दिखाया गया लेरिंगोस्कोप है उसका यूज करके आप पेशेंट के एयरवे को
असिस्ट करोगे, एग्जामिन करोगे, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है पेशेंट का दांत है वो टूट के नीचे गिर जाए और रेस्पिरेट कर जाए। नेक्स्ट वन है लार्ज टंग, और अगर लार्ज टंग होगी एनाटॉमिकली है, अगर पेशेंट की लार्ज टंग है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट के टंग फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो काफ़ी ब्लॉक, जो एयरवे उसको ब्लॉक करने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है LE, लेमन का E, इवालुएट यूजिंग 3-3-2 रूल। 3-3-2 रूल को इवालुएट करते हैं, 3-3-2 रूल के थ्रू इवालुएट किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या 3-3-2 रूल का क्या मैकेनिज्म है, क्या कैसे इस 3-3-2 रूल का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट वन है दिस रूल हेल्प टू डिटरमाइन द अलाइनमेंट ऑफ फेरेंजियल एक्सिस, लेरेंजियल एक्सिस और ओरल एक्सिस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, फेरेंजियल एक्सिस, लेरेंजियल एक्सिस और ओरल एक्सिस, ये एक्सिस जब तीनों एक्सिस अलाइन होंगी, तीनों एक्सिस एक साथ जब अलाइन होंगी तभी हम इंट्यूबेशन कर पाएंगे, तभी हमें वोकल कॉर्ड्स वो दिखाई देते हैं। ठीक है, एपिग्लोटिस वोकल कॉर्ड्स वो तभी हमें दिखाई देते हैं। तो इन तीनों एक्सिस का हमें क्या करना होगा, अलाइन करना होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन। फर्स्ट 3 का मतलब देखिए, द पेशेंट फिंगर फिट बिटवीन द इंसाइजन ऑफ द ओपन माउथ, कि हमें क्या करना है, जब पहले 3 है उसका मीनिंग है हमें क्या बोलना है, पेशेंट को बोलना है कि आप अपनी 3 उंगलियां अपने मुंह में रख के दिखाइए। जैसे कि फर्स्ट इमेज में जहां मेरा कर्सर है वहां देखिए, दोनों इंसाइजर्स के बीच में पेशेंट की 3 उंगलियां अगर जा रही हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए सुटेबल एयरवे होगा। नेक्स्ट वन है दूसरे 3 का मतलब है द पेशेंट्स फिंगर फिट बिटवीन द चिन, मेंटम एंड हायोइड बोन। ठीक है, जो पेशेंट की जो 3 फिंगर्स है वो मेंटम और हायोइड बोन के बीच में फिट होनी चाहिए, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, और जैसा कि आप इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंटम और ये वाली पेशेंट ये क्या है, हायोइड बोन है, इसके अंदर क्या है, पेशेंट की जो 3 फिंगर्स हैं वो इजीली आ रही है, इसका मतलब ये हमारे लिए एयरवे वो ठीक है, इजीली इंट्यूबेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है टू का मीनिंग क्या है, द पेशेंट्स फिंगर फिट बिटवीन द हायोइड बोन एंड द सुपीरियर थायराइड नोच। जो पेशेंट की जो फिंगर्स हैं, 2 फिंगर, यहाँ अब हम पहले 3 फिंगर का यूज कर रहे थे, एक हमने क्या किया, दोनों इंसाइजर टीथ के बीच में देखा 3 फिंगर जा रही है, नॉर्मल एयरवे। उसके बाद हमने क्या किया, मेंटम और हायोइड बोन के बीच में देखा, तीनों फिंगर्स को रख के, अगर तीनों फिंगर्स इजीली प्लेस हो रही हैं डेफिनेटली वो हमारे लिए इजी एयरवे होगा। सेकेंड वन है 2 फिंगर्स, अब जो 2 फिंगर है वो कहाँ प्लेस करनी है, एक तो हायोइड बोन और दूसरी कहाँ करनी है, उन दोनों के बीच में करनी है, किन किन के बीच में, हायोइड बोन और सुपीरियर थायराइड नोच। जो सुपीरियर थायराइड नोच है उसके ऊपर, उन दोनों के बीच में जब हम प्लेस करेंगे, अगर दोनों फिंगर इजीली जा रही है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक इजी एयरवे, उसमें इंट्यूबेशन करने में हमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएंगी। लेकिन अगर इस रूल से डेविएटेड होता है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक डिफिकल्ट एयरवे है, उसके अंदर हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, अब देखिए इसको थोड़ा जूम करके। फर्स्ट वन है 3 रूल। फर्स्ट 3 रूल का मतलब है दोनों इंसाइजर टिथ है, अपर और लोअर इंसाइजर टिथ के बीच में जो 3 फिंगर्स है वो जा रही है, डेफिनेटली वो हमारे लिए इजी है। नेक्स्ट वन है मेंटम और हायोइड बोन। मेंटम और हायोइड बोन के बीच में 1 2 3 तीनों फिंगर जा रही है, डेफिनेटली वो इजी एयरवे हो जाएगा, हमारे लिए इजीली फैसिलिटेड है, हम उसको इजीली इंट्यूबेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है 2 फिंगर इन हायोइड बोन एंड सुपीरियर थायराइड नोच के बीच में रख के हम देखेंगे, अगर 2 फिंगर प्लेस है डेफिनेटली हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये है 3-3-2 रूल्स। अगर यहाँ से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है प्लीज़ आप राइट आंसर कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा और इसको रीड आउट कीजिएगा। अगर इन सब में अभी तक की क्लास में आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है मालमपाती ग्रेड। मालमपाती ग्रेड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मालमपाती ग्रेड से 2016 GMCH चंडीगढ़ के पेपर में एक बार पूछा गया था कि मालमपाती ग्रेडिंग स्कोर है वो कहाँ यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है एनेस्थीसिया के अंदर। एनेस्थेटिक यूज करते हैं, एनेस्थीसिया केयर के अंदर इसका यूज, मालमपाती ग्रेड का यूज किया जाता है। तो आइए इसके बारे में, मालमपाती ग्रेड के बारे में डिटेल्ड वीडियो है वो जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, अभी हम एक एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मालमपाती ग्रेड हमें पढ़ना है उतना हम अभी पढ़ते हैं। तो देखिए, दिस स्कोरिंग सिस्टम प्रोवाइड द एस्टिमेटेड स्पेस फॉर ओरल इंट्यूबेशन। जो मालमपाती ग्रेड है, मालमपाती जो स्कोर है, मालमपाती ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या करता है, उस मालमपाती ग्रेडिंग के सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, जो ओरल इंट्यूबेशन है, अगर हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को माउथ के थ्रू डाल रहे हैं ट्रेकिया के अंदर,
तो उसमें वो हमारी मदद करता है। उसको वो मालमपाती ग्रेड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्पेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओरल इंट्यूबेशन करना है तो कितना स्पेस हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए मालमपाती की जो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास है, फर्स्ट और सेकेंड क्लास में क्या बताया गया है, मालमपाती ग्रेड फर्स्ट और मालमपाती ग्रेड 2 में क्या बताया गया है, इट प्रिडिक्ट द रूटीन लेरिंगोस्कोपी। इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड मालमपाती के अंदर क्या होता है, नॉर्मल होता है, इजीली इंक्यूबेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो एयरवे होता है वो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट वन है मालमपाती ग्रेड थर्ड, इसमें होता है इट प्रिडिक्ट द डिफिकल्ट एयरवे। मालमपाती ग्रेड है वो क्या होती है, डिफिकल्ट। मालमपाती ग्रेड थर्ड अगर किसी पेशेंट का एयरवे ग्रेड थर्ड है तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। और ग्रेड फोर्थ है वो क्या है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। मालमपाती ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेशेंट की नॉर्मल माउथ ओपनिंग है, इसके अंदर क्या दिया गया है, वोल्वा, ठीक है। उस पीछे जो भी पिलर रिट्रैक्टर पिलर दिखाए गए हैं, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए आपको वुल्वा और पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल अगर आपको दिख रही है तो ये नॉर्मल ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर आएगा। बाकी जैसे जैसे ये मिनिमाइज होते जाएंगे, जैसे जैसे इनका दिखना कम होता जाएगा, वुल्वा है, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल है, इनका दिखना कम होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी ग्रेडिंग सिस्टम बढ़ती जाएगी और एयरवे वो इंट्यूबेशन के लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। नेक्स्ट वन, ऑब्स्ट्रक्शन। Look for the cause that might be interfere with intubation like tonsillar abscess, epiglottitis, trauma and glossitis. Obstruction, ठीक है, LEMON, ठीक है। तो O का यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, हमें क्या करना है, लुक फॉर द कॉज दैट माइट बी इंटरफेयर विद द इंट्यूबेशन, दैट माइट बी इंट्यूबेशन विद द इंट्यूबेशन, टॉन्सिलर एब्सिस, एपिग्लोटाइटिस, ट्रोमा एंड ग्लोसाइटिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑब्स्ट्रक्शन, हमें क्या करना है, चेक करना है पेशेंट के एयरवे के अंदर कि क्या पेशेंट के एयरवे के अंदर कोई टॉन्सिलर एब्सिस तो नहीं है। मान लीजिए अगर पेशेंट के टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलर एब्सिस बनी हुई है, तो टॉन्सिल क्या होंगे, फूले हुए मिलेंगे, ठीक है, एनलार्ज मिलेंगे, इन्फ्लाम मिलेंगे। इस वजह से क्या होता है कि हम पेशेंट के एयरवे को इजीली असिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए कंडीशन हो गई कि हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है एयरवे के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन है एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस के अंदर क्या है, नॉर्मली इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस का अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो वो ट्रेकिया और ईसोफेगस को प्रॉपरली कवर नहीं कर पाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग मिलेगी, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है ट्रॉमा। मान लीजिए कोई ऐसा ट्रॉमा हो रखा है जिसकी वजह से हम पेशेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उस कंडीशन के अंदर हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है ग्लोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। अगर उस कंडीशन अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग है तो टंग क्या करेगी, काफ़ी स्वेल रहेगी, स्वेल होने की वजह से क्या होगी, हम एयरवे को इजीली असिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अदर एयरवे या अदर मैकेनिज्म फॉर वेंटिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए वो हमें चूज करना है, हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है द नेक मोबिलिटी, नेक मोबिलिटी। नेक्स्ट वन नेक मोबिलिटी, लुक फॉर द कॉज दैट माइट बी लिमिट द नेक मोबिलिटी। ऐसे कोज के बारे में हमें देखना है कि जिसकी वजह से जो नेक है उसकी मोबिलिटी है वो लिमिट हो रखी है, ठीक है। कोई भी ऐसा कोज जिसकी वजह से जो पेशेंट की गर्दन है उसको हमें कम से कम हिलाना है, या पेशेंट गर्दन कम हिलाता है, ठीक है, कम हिला पाता है, ठीक है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि सर्वाइकल ट्रॉमा। मान लीजिए कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है ट्रॉमा का, जो भी ट्रॉमा के केस हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, हमें सबको सस्पेक्ट करके रखना है कि उनके अंदर सर्वाइकल और स्पाइनल इंजरीज है वो हो रखी हैं। हमें उनको इंट्यूबेट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हम पेशेंट के नेक को नेक को आराम से मैनिपुलेट करें, कम से कम मैनिपुलेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, उस टाइम पे हमें इंट्यूबेशन है वो करना होता है। नेक्स्ट वन है प्रीवियस नेक सर्जरी। मान लीजिए कोई प्रीवियस नेक सर्जरी हो रखी है, उस वजह से कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो रखे हैं, उस वजह से स्कार डेवलप हो रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट है उसकी नेक की मोबिलिटी है वो मिनिमाइज रहती है। इस वजह से हम क्या नहीं कर पाएंगे, पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आज की क्लास में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो समझ में आया हो। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी वेरियस जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उनमें आपकी हेल्प कर रही होंगी, उनके प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।